लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाला है आपका यहाँ पर एक नया चैप्टर इंटरनेट का, है ना। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरनेट का टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको कम से कम एक और मैक्सिमम से मैक्सिमम भी एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है ना। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन भी आपको लाखों बच्चों से ऊपर ले जाता है और एक क्वेश्चन ही आपको लाखों बच्चों से नीचे भी कर देता है। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार से सेशन इंटरनेट को। ठीक है जी, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो आपसे आपके पेपर में पूछी जाती है वो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, यानी कि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है। अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट की फुल फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या होती है? इंटरनेट की जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और अगर आपसे फादर ऑफ इंटरनेट पूछा जाए कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है तो हम क्या कहेंगे, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है तो हम कहेंगे कि फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है विंटन ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट ई कहान को। किसे? विंटन ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट ई कहान, इन दोनों व्यक्तियों को मिलकर के फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर के ही इंटरनेट का शुरुआत या मैं कहूँ इंटरनेट का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? फादर ऑफ इंटरनेट पहचान लोगे जब भी पूछा जाएगा। दोनों का नाम आता है, अगर ऑप्शन में दोनों का नहीं होगा तो कोई एक नाम तो आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, इसके आप नोट्स बना सकते हैं, है ना। इसके नोट्स आप बना सकते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक अब चलेगा आपका ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर। तो फादर ऑफ इंटरनेट विंटन गिरी सर्फ एंड रॉबर्ट ई काहन को कहा जाता है। साथ ही आप पूछोगे सर इनमें से विंट सर्फ कौन से हैं और रॉबर्ट ई काहन कौन से हैं, तो भैया जो इधर लिखे हैं ये विंटन सर्फ हैं और ये रॉबर्ट ई काहन है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम इंटरनेट की और बात करें थोड़ी सी आसान शब्दों में, तो इंटरनेट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि इंटरनेट विश्व भर के जितने भी कंप्यूटर हैं आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक क्या है, एक ग्रुप है। क्या है? तो हम कहेंगे इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक समूह है, यानी कि एक ग्रुप है। और इंटरनेट अपने आप में कौन से नेटवर्क का उदाहरण है? तो कल की ही क्लास में यानी कि हमने जो पढ़ा था वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन का उदाहरण है हमारा इंटरनेट, क्योंकि भाई वैन क्या काम कर रहा था? वैन देश दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा था और वही काम हमारा यहाँ पर इंटरनेट का भी है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो वैन है वो किसका उदाहरण है? तो जो वैन है हमारा, है ना, तो जो वैन है हमारा वो क्या है, वो इंटरनेट का ही, इंटरनेट अपने आप में वैन का ही एक उदाहरण है। यानी कि इंटरनेट इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ वैन। ये सीधे सीधे ये सीधे सीधे आपसे वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो क्लियर है यहाँ तक की बात? बिल्कुल, क्लास यहाँ से एकदम परफेक्ट है, आप एक बार अपनी तरफ से देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है तो वो इंटरनेट को ही कहा जाता है। किसे? इंटरनेट को ही कहा जाता है नेटवर्कों का नेटवर्क। किसे कहा जाएगा? तो हम कहेंगे नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को ही कहा जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होगा
तो वो भी इंटरनेट ही है। और इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का एक भौतिक नेटवर्क होता है, यानी कि इंटरनेट इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का जो फिजिकल क्या है आपका नेटवर्क है, वही हमारे क्या है, चलो वो ही हमारा यहाँ पर इंटरनेट होता है। क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे, यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हो गई आपको, है ना? यहाँ तक जो भी वन लाइनर मैंने आपको बताए हैं इन्हें शायद आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, है ना? चलो आगे हम देखते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं इन लाइनों को जो भी मैंने बताई, कि इंटरनेट विश्व भर में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं उनका एक ग्रुप है। इंटरनेट अपने आप में वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इन नेटवर्कों का नेटवर्क कैसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। साथ ही सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है, और पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर का फिजिकल नेटवर्क है वो हमारा इंटरनेट ही है। ठीक है जी। इंटरनेट पर सूचना भेजने के लिए, उसके संचारण के लिए और किसी डेटा को प्राप्त करने के लिए नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि द रूल्स ऑफ गवर्निंग द सेंडिंग, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। यानी कि अगर यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट पर संबंधित जितने भी नियम होंगे उन सबको प्रोटोकॉल कहा जाता है। जैसे एक शब्द होता है प्रोटोकॉल, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कहीं मोदी जी आ रहे हैं, कहीं योगी जी आ रहे हैं, तो हम कहते हैं, है ना? ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जब भी कोई मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि भैया प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना, प्रोटोकॉल नहीं टूटने चाहिए, है ना? प्रोटोकॉल आपके नहीं टूटने चाहिए। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों का एक समूह। तो इंटरनेट से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल हमारे होंगे, है ना, इंटरनेट पर सूचना भेजने तथा संचारण प्राप्त करने और नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। द रूल्स ऑफ गवर्निंग द सेंडिंग, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द टीसी ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। इंटरनेट के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से आपसे पूछा जाता है कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर कि जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हमारा होता है वो इंटरनेट से रिलेटेड होता है। और टीसीपी की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है? टीसीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद तो इंटरनेट किससे रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सी है आपकी? टीसीपी आईपी। और टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है हमारी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हर एक लाइन अपने आप में एक सवाल है, इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देना, है ना? ये हर एक लाइन जो है ना अपने आप में एक सवाल है। जो 2020 वाला दिल्ली पुलिस हुआ था वहां पर सिंपली इतना पूछ लिया गया था कि बताओ आईपी से आप क्या समझते हैं? आईपी की फुल फॉर्म क्या है? टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? ऐसे सवाल। तो ये जो यहाँ पर वन लाइनर लिखे हैं ये वन लाइनर अपने आप में सवाल ही है, जो कब किधर से घुमा फिरा करके आपसे पूछ लिए जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो विशेष तौर पर इन पर हम ध्यान देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा, टीसीपी आईपी ठीक है हमारा क्या है? प्रोटोकॉल होती हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं टीसीपी की, तो टीसीपी जो है ना ये क्या काम करता है? देखो, जब भी हम किसी डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वो पूरा डेटा एक साथ ना जा करके एक साथ नहीं जाता, तो उसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है। किसमें? पैकेट्स में। तो वही बात आपसे यहाँ पर कही गई है कि टीसीपी किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है, इसके बाद आईपी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजने का काम करता है। यानी कि टीसीपी का काम क्या है हमारा? टीसीपी का काम होता है टीसीपी का काम होता है हमारा कि जो भी डेटा है आपका उसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ने का, और आईपी का काम होता है जब वो छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाए उसे भेजने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।
ठीक है। तो टीसीपी ब्रेक्स एनी इंफॉर्मेशन इनटू अ स्मॉल पैकेट्स आफ्टर विच आईपी सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। फादर ऑफ टीसीपी आईपी किसे कहा जाता है? तो वो भी इन दोनों को ही कहा जाएगा, विंटन ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट ई कहन को ही कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? बताएंगे मुझे एक बार। तो फादर ऑफ टीसीपी आईपी अगर आपसे कह दिया जाए तो वो भी वही होंगे जिन्होंने, जो कि फादर ऑफ इंटरनेट है। क्लियर है भाई? नियम कौन बनाएगा किसी भी चीज से रिलेटेड? जिसने इंटरनेट बनाया है उसके नियम बनाने क्या उसके ससुर आएंगे? नहीं जी, ससुर जी से राय ली जा सकती है लेकिन नियम वो व्यक्ति खुद बनाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? विंटन ग्रे सर्वेंट रॉबर्ट ई कान को ही फादर ऑफ टीसीपी आईपी भी कहा जाता है। यहां तक की बात क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे। वेरी गुड। ठीक है, अगर यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हैं तो एक बार यस करके मुझे बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को जानते हैं। बता दो एक बार जल्दी से यस करके। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अच्छा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हालांकि ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेट पूरी देश दुनिया में जो ये जाल फैला हुआ है, जो ये एक दूसरे से इंटरनेट जुड़ा हुआ है इतनी तेजी से, तो इस इंटरनेट के लिए क्या किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट को जोड़ने के लिए समुद्र के अंदर मोटे मोटे वायर, मोटे मोटे तार बिछाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तब इंटरनेट आपके और हमारे पास आता है और इतनी स्पीड में ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत, अब आप कहोगे सर समुद्र में कोई समुद्री जीव इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते? नहीं, ये इतने मोटे होते हैं कि इन्हें कोई भी समुद्री जीव नुकसान नहीं पहुंचा पाता। बाकी ये मोटे मोटे तार आपके समुद्र में फैले होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड ही। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम आगे, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के विकास की, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। यानी कि जब इंटरनेट नहीं होता था तब क्या था, है ना? जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तब क्या था? अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहेंगे कि भैया जब इंटरनेट नहीं था तो उसके शुरुआती टाइम पर क्या था जी? उस टाइम पर अर्पानेट बना था सबसे पहले, पहला नेटवर्क। और ये किस वर्ष बना था? तो ये 1969 में बना था। कब? ये 1969 में आपका बना था। तो आप देखेंगे कि इंटरनेट का आविष्कार कब किया गया? 90, इंटरनेट के विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है 1969 में, अर्पानेट। और ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस 2020 वाला हुआ था उसमें ये फुल फॉर्म कई बार पूछी गई थी, मतलब अलग अलग शिफ्ट में बार बार पूछी गई थी। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्पानेट की फुल फॉर्म तो हम कहेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है। क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है। किसकी फुल फॉर्म? अर्पानेट की फुल फॉर्म। ठीक है, और अर्पानेट की शुरुआत कब हुई थी हमारी? तो हम कहेंगे कि 1969 में हुई थी। तो दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च हम किसे कहते हैं? तो वो अर्पानेट को ही कहते हैं, क्योंकि इंटरनेट, इससे पहले कोई नेटवर्क था ही नहीं। तो दुनिया का द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेटवर्क फॉर रिसर्च कौन सा है? हमारा अर्पानेट है। और अर्पानेट भी किसके लिए बनाया गया था? तो 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? अमेरिकी सुरक्षा विभाग द्वारा, जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। और अर्पानेट में 4 दूर दूर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ करके ट्राई किया गया था, ट्रायल ली गई थी। ठीक है जी, चलो। तो आप देखेंगे इन 1969 अ नेटवर्क नेम्ड ARPANET was created by the US Department of Defense, which is said to be the world's first network. In ARPANET 4 remote computers were interconnected। और आप सभी को पता भी होगा कि इसी ARPANET का प्रयोग 1971 में
मेल भेजने के लिए किसने किया था बता दो। इसी इसी अर्पानेट का प्रयोग मेल भेजने के लिए 1971 में किसने किया था, जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे। उस शख्स का नाम क्या था, उन व्यक्ति का नाम क्या था जिन्होंने 1971 में, यानी कि 1969 में ये बना, 1971 में इस पर एक काम किया, एक ट्राई करके देखा और पहला मेल भेज करके देखा था। क्या नाम था उनका बताओ। वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे भैया, रे टॉमिल्सन। कौन थे? फादर ऑफ ईमेल जिसे हम कहते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं रे टॉमिल्सन। ठीक है जी, क्लियर है। इन्होंने तो ठीक है, अर्पानेट के बारे में हमें जानकारी हो गई और इतनी जानकारी इनफ है। इसके बाद हम आ जाते हैं www के बारे में जानकारी लेने। किसके बारे में जानकारी लेने? www के बारे में। तो www की फुल फॉर्म क्या होती है? www की फुल फॉर्म कई बार अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। तो आपको हो सकता है ये चीजें पहले से सीखी हुई हैं या मुझसे पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत आसान लग रहा हो, बट आसान भी सवाल आते हैं, कठिन भी सवाल आते हैं। पेपर कभी भी पूरा कठिन नहीं आता, पेपर कभी भी पूरा सरल नहीं आता। अगर 10 क्वेश्चन आने हैं तो 4 क्वेश्चन इजी ही आएंगे, 4 क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके टफ आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब हम। इसके बाद हम देखेंगे कि www की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब हमारी www की फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो इस www को हम W3 या थ्री वेब के नाम से भी जाना जाता है, या मैं कहूं इसे हम W3 के नाम से भी जानते हैं। www का जो पुराना नाम है वो क्या था? तो www का पुराना नाम, या मैं कहूं शुरुआती टाइम पर जो नाम था वो NFS नेट था। वो क्या था आपका? वो क्या था हमारा? वो NFS नेट था। और द ओल्ड या इनिशियल नेम ऑफ www इज NFS नेट। NFS नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क होती है। क्या होती है आपकी? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क होती है। बताएंगे यहां तक की बात क्लियर है? एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे मुझे। बिल्कुल। ठीक है जी, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, कुछ और वन लाइनर है कि इसकी शुरुआत किसने की थी। तो 1989 में टिम बर्नर्स ली ने, किसने? 1989 में टिम बर्नर्स ली ने किस किस की शुरुआत की थी? www और HTML की शुरुआत की थी। किसकी? तो हम कहेंगे कि टिम बर्नर्स ली ने www और HTML की शुरुआत की थी। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो ये, और ये सवाल कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि www का आविष्कार किसने किया था। तो www का आविष्कार हमारा टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था? तो 1989। इस सन को भी याद रखना क्योंकि ये सन आपसे पूछी जाती है। अच्छा, www होता क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब विश्व भर में फैला कंप्यूटरों का एक जाल होता है। अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। www को इंटरनेट में मौजूद सभी वेबसाइटों का एक संग्रह भी कहा जाता है। यानी कि आपने देखा होगा जो भी वेबसाइट इंटरनेट पर मौजूद होती है उसके आगे www लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? उसके आगे www लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स हमारी किस पर मौजूद है, इंटरनेट पर मौजूद है, वो स्टोर है किसके अंदर? www के अंदर स्टोर होती हैं। यानी कि www को इंटरनेट में मौजूद सभी वेबसाइटों का एक संग्रह भी कहा जाता है। www इज ऑल्सो कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट प्रेजेंट इन द इंटरनेट। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वे सभी की सभी कहां पर रजिस्टर्ड हैं?
www में रजिस्टर्ड है। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वे सभी की सभी www में रजिस्टर्ड आपकी होती हैं। ऑल द वेबसाइट इन द वर्ल्ड आर रजिस्टर्ड इन www। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सभी वेबसाइट वेब सर्वर में स्टोर रहती हैं। ऑल दिस वेबसाइट आर स्टोर्ड इन द वेब सर्वर। इसका प्रयोग इंटरनेट में मौजूदा जानकारी और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यानी कि www का प्रयोग इंटरनेट पर जो जानकारी मौजूद है उसे एक्सेस करने के लिए किया जाता है, और इसका जो प्रयोग है वो पूरी तरह से मुफ्त है। अतः इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए www एक ओपन सोर्स है, यानी कि इट यूज कंप्लीटली फ्री, सो देयर इज नो नीड टू मेक एनी पेमेंट फॉर इट। दैट इज व्हाई www इज एन ओपन सोर्स। यानी कि अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि बताओ, मान लो आपको इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करनी है, ठीक है, और वो इंटरनेट पर नॉर्मली पड़ी हुई है, तो क्या आपको उसका कोई पेमेंट करना होगा? नहीं करना होगा। इसका मतलब यही है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे कि जो www होता है ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो www को हम क्रॉस प्लेटफॉर्म के रूप में भी जानते हैं। ठीक है जी, चलो, किस रूप में जानते हैं? तो इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, अर्थात यह सभी डिवाइसों और ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि उस वेबसाइट को आप अपने फोन में भी खोल सकते हैं, आप उस वेबसाइट को अपनी कंप्यूटर में भी खोल सकते हैं, टैबलेट में भी खोल सकते हैं, अलग अलग जगह आप उसे खोल सकते हैं। ठीक है, और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में खोल सकते हैं, जरूरी नहीं एंड्रॉयड ही हो, iOS हो तो उसमें भी खुल जाएगा, सिम्बियन हो उसमें खुल जाएगा, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपका खुल जाता है। ठीक है, इट इज नोन एज द क्रॉस प्लेटफॉर्म, मीनिंग इट वर्क्स अक्रॉस ऑल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद इसका प्रयोग एक बार में एक साथ काफी सारे लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का होता है। यानी कि जो इंटरनेट है, कोई वेबसाइट है मान लो, और उस वेबसाइट पर मैंने कोई चीज सर्च की है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सर्च कर रखी है तो कोई और सर्च नहीं कर सकता उस समय पे, बिल्कुल कर सकता है। इसका मतलब जो हमारी www है ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का होता है कि एक साथ में कई सारे लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है जी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का होता है मैनी पीपल कैन यूज इट एट वंस, दैट इज व्हाई इट इज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर। इसमें सभी जानकारी को जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस हाइपर टेक्स्ट इज यूज टू कनेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा जब आप किसी एक लिंक पर क्लिक करो दूसरा पेज खुल जाता है, उस पर क्लिक करो कुछ और खुल जाता है, तो इन सभी को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसकी जानकारी डायनेमिक होती है, डायनेमिक प्रवृत्ति की होती है, मतलब इंटरनेट पर जो जानकारी अवेलेबल है वो डायनेमिक प्रवृत्ति की होती है। और डायनेमिक प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज अपडेट होगी तो वो तुरंत आपको, जब ये चेंज चेक करोगे तो अपने आप आपको क्या मिल जाएगी? चेंज होकर के मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं कहूं, अगर आप अक्टूबर में चेक करते फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, तो आपको देखने के लिए मिलता फ्रंटियर। बट अब अगर आप उसे चेक करोगे तो क्या होगा, है ना? अगर अब आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा EL कैपिटन। क्यों जी? क्योंकि ये जानकारी चेंज हुई है, तो अपडेटेड हो चुकी है। तो इसकी जानकारी डायनेमिक प्रवृत्ति की होती है, ऐसा नहीं है जो एक बार लग गई वही लग गई, ये समय समय पर चेंज भी होती रहती है, और इसे हम डायनेमिक प्रवृत्ति कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या था कि किसी भी एक बार में 1000 लोग भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये है हमारा क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का। और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर, फोन, टैबलेट सब में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो, ये है। ठीक है जी, चलो। इट्स इंफॉर्मेशन इज डायनेमिक, दैट इज द इंफॉर्मेशन कीप्स गेटिंग अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके बाद www अपनी जानकारी साझा करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? तो www अपनी जानकारी को साझा करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। और HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होती है HTTP की फुल फॉर्म, और ये भी आपसे कई बार अलग अलग तरीके से पूछी गई है। क्लियर है?
इसके बाद बिना इंटरनेट के www का कोई भी महत्व नहीं बच जाता। ठीक है जी, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, बता दो जल्दी से। बिल्कुल। ठीक है भैया, जो लोग बच्चे नए जुड़े हैं क्लासेस से, जिन्होंने पुरानी कोई क्लासेस नहीं देखी हैं, उन्होंने अभी एक दो दिन में क्लास देखना शुरू करी है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको लाइव क्लास में नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो या तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखें, या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखें, तभी साथ के साथ बन पाएंगे। अन्यथा पहले क्लास को पूरी तरह समझो, कुछ भी नोट डाउन लाइव क्लास में मत करो, उसके बाद नोट्स बनाना। ठीक है, क्योंकि अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाओगे तो वो आपके नहीं बन पाएंगे और आपको कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप उतारने के लिए आपने बैच नहीं लिया, समझने के लिए लिया है। उतरा हुआ तो सब जगह है ही, समझो इस बात को, है ना। तो प्लीज जो बच्चे बाद में जुड़े हैं क्लास से, उन्हें साथ के साथ नोट्स नहीं बनाने, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे। तो एक बार मैं रिवीजन करा दूं जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है। सीधे सीधे वन लाइनर पढ़े हैं और कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। ये सभी चीजें जो भी आपने पढ़ी हैं, ये सभी चीजें क्या हैं आपकी, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं सारी चीजें रिवाइज करा देता हूँ। और कई बार एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक कथन गलत है, या कौन सा एक कथन कैसा है, सही है। और अब आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, तभी आप ये काम कर पाओगे, है ना। तभी आप ये काम कर पाओगे, आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये थ्योरी जो वन लाइनर है, ये हर एक शब्द आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, चलो, क्लियर है यहां तक? वेरी गुड, आगे बढ़े। एक बार बताएंगे सभी दोस्त, क्लियर है यहां तक? और जो ये सब कंटेंट है ना, जो आज की क्लास में आपने पढ़ा है, इसमें से 50% कंटेंट ही आपने परिणाम बैच में पढ़ा होगा, है ना। या इससे पहले वाला जो बैच आया था हमारा परिश्रम बैच, उसमें पढ़ा होगा। ये अपडेटेड कंटेंट है भाई, तो इसकी कदर करो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैंने बचा कर रखा था परिणाम बैच के टाइम पे कि नहीं मैं तो सिर्फ इतना ही दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप आज से, जब दोबारा दूसरा बैच आएगा 18 2.0, तो आपको कुछ ना कुछ और अपडेटेड मिलेगा, क्योंकि जो मार्केट में जो सवाल चल रहे हैं, जिस लेवल तक का सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है, उतना कंटेंट आपको दिया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये अपडेटेड कंटेंट है आपका। इस वजह से हमें यहाँ पर, तो वो बच्चे ये ना समझें कि सर हमने तो पहले पढ़ रखा है, हम अब दोबारा क्यों पढ़ें। बहुत सारे बच्चे इसी वजह से, बहुत सारे बच्चों का क्या है कि पिछली बार मैंने 3 मैराथन ली थी, उनमें से उनके 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आ गए, तो उन्हें लग रहा है कि अरे अब हमें क्या ही जरूरत है कंप्यूटर पढ़ने की, एक बार आ गए तो हर बार आ जाएंगे। भैया ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो जाता तो फिर इस बार वाले ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा जी ही गोल्ड जीतते। ठीक है, ऐसा नहीं है। हर बार के लिए हर बार मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप क्या है कि एक बार कर लिया तो हो तो चला जाएगा, नहीं। अच्छा, मैं भी हूँ जल्दी सरोज फिरोजाबाद, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलो, तो आगे बढ़े अब हम। आज कई सारे बच्चे परेशान हैं, पता नहीं क्यों, या उन्होंने मुझे परेशान कर दिया कि सर ये ऐनक लगा करके क्यों आए हो आप, है। ऐनक यानी कि चश्मा लगा करके क्यों आए हो? तो भाई ये चश्मा इसलिए लगा करके आया हूँ कि मैं पहले भी लगाता था, है ना। हालांकि मुझे दिखता है एकदम चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है चश्मे जैसी। बट होता क्या है कि जिस स्टूडियो में हम क्लास लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है ना। और मेरा तो सब्जेक्ट ही कंप्यूटर है। मैं पूरे दिन इन क्लासेस के बाद भी 5 6 घंटे इन क्लासेस के बाद भी मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर मैंने इस चश्मे को बनवाया है कि आगे जा करके कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, या सर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो फिर ना हो, इस वजह से मैंने इसे बनवाया और इसीलिए मैंने इसे लगाया भी है। ठीक है, चलो, है ना। गुरुजी चश्मा हटा दो, मुझे बेचैनी हो रही है, क्या मतलब, क्या बचकानी हरकतें हैं ये हैं। मतलब मेरे चश्मा लगाने से तुम्हें बेचैनी कैसे हो सकती है? ठीक है, चलो, आगे बढ़े। यहाँ तक की बात है क्लियर है? एक बार रिपीट कर दूं सारी बातें शुरू से लेकर के एंड तक की। ठीक है,
बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड। तो एक बार मैं अब सभी चीजें क्या करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, है ना। तो हम आगे देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंटरनेट रॉबर्ट ई कहान और किसे कहा जाता है जी, विंटन ग्रे सर्फ को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो इंटरनेट होता है ये विश्व भर में कंप्यूटर जितने भी जुड़े हैं उनका एक ग्रुप होता है। और जो इंटरनेट है वो लैन मैन वैन पेन जो नेटवर्क कल पढ़ाए थे उनमें से वैन का उदाहरण है, क्योंकि वैन ही तो पूरे देश दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहा था। इंटरनेट को हम नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि लैन, लैन से मैन, मैन से वैन। तो सबसे ऊपर क्या था हमारा, सबसे ऊपर क्या था हमारा, सबसे ऊपर था वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। चलो इसके बाद हम देखेंगे नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। और सबसे बड़ा नेटवर्क अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी हमारा कौन सा है, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो वो इंटरनेट ही है। और इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का एक भौतिक नेटवर्क होता है, ठीक है जी। इसके बाद हमने जाना कि इंटरनेट पर जो भी डेटा हम भेजते हैं तो उनके लिए कुछ नियम्स बने होते हैं। और उन नियम को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उस नियम को बनाने के लिए जो नियम बने होते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सी होती है? इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सी होती है, तो वो होती है टीसीपी आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है जी। क्लियर है कि इंटरनेट से रिलेटेड कौन सी प्रोटोकॉल है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हमारी होती है। शिवम सर कब आएंगे, लो भैया आ गए शिवम सर, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद जो टीसीपी क्या काम करता है, टीसीपी हमारा काम करता है कि जितने भी आपका डेटा होता है उसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। क्या, जो टीसीपी होता है हमारा वो डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है, और आईपी उस पैकेट्स को छोटे छोटे को भेजने का काम करता है। क्या काम करता है, भेजने का काम करता है। फादर ऑफ टीसीपी आईपी भी विंटन ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट ई कहन को ही कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये मैंने आपको बात बता दी। फिर इंटरनेट के अगर हम इतिहास की बात करें तो जब इंटरनेट नहीं था तो उससे पहले क्या हुआ करता था, उससे पहले हमारा अर्पानेट हुआ करता था सन 1969 में। कब, 1969 में अर्पानेट बना, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इसे किसके द्वारा बनाया गया था, तो अमेरिका के सुरक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, अमेरिका के सुरक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। एक बनाया गया नेटवर्क है जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है, इसे हम विश्व का पहला नेटवर्क भी कहते हैं। अगर हम www की बात करते हैं तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है, www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसे हम W3 के रूप में भी जान रहे होते हैं। और www का पुराना जो नाम है वो क्या था, वो एनएफएस नेट था। और एनएफएस नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। www का आविष्कार किसने किया है, इसकी शुरुआत किसने की, तो 1989 में। किसने, 1989 में किसने की थी, टिम बर्नर्स ली ने की थी। और इन्होंने www के साथ साथ HTML की भी शुरुआत की थी। किसकी, इन्होंने इसके साथ साथ HTML की भी शुरुआत की थी, ठीक है। चलो फिर www क्या है जी, तो विश्व भर में फैला हुआ कंप्यूटर का एक जाल है। www को इंटरनेट में मौजूद सभी वेबसाइट्स का एक ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स आपकी मौजूद है ना, वो सभी की सभी www पर रजिस्टर्ड होती हैं, यानी कि www के पास वो सारा डाटा होगा आपका, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे देखेंगे दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है वे सभी www में रजिस्टर्ड हैं। ये सभी वेबसाइट वेब सर्वर में स्टोर होती हैं। इनका प्रयोग इंटरनेट में मौजूद जानकारी और रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पूरी तरह से मुफ्त है, इसीलिए हम www को ओपन सोर्स भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसे एक क्रॉस प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है आपका,
तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब आपका होता है कि ये सभी डिवाइसेस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाता है। किसमें? ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइसेस में चल सकता है। इसका प्रयोग एक बार में एक साथ काफी सारे लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का कहते हैं। एक बार में मैं भी वही वेबसाइट खोले बैठा हूं, आप भी वही वेबसाइट खोले बैठो, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ये क्या होता है, जो www पर डेटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का होता है। इसमें सभी जानकारी जोड़ने के लिए हाइपरटेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। फिर हमने बताया कि इसकी जो जानकारी होती है वो डायनेमिक होती है। डायनेमिक यानी कि अपडेट होती रहती है समय समय पर। और www पर अपनी जानकारी साझा करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो एक बार अब मुझे बता दो यहां तक की सभी बातें क्लियर हो गई, यस और नो? ठीक है, मैंने रिवीजन भी करा दिया आपको। जिसे स्लो लग रहा था उसे भी दोबारा पढ़ा दिया भाई तेज, और जिसे तेज लग रहा था उसे मैंने रिपीट एक बार रिवीजन करा के बता दिया। ठीक है, चलो ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक की बात? आज आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं भाई, मैं धीमे पढ़ाऊं तो दिक्कत है, तेज पढ़ाऊं तो दिक्कत है। चाहते क्या हो हैं? भाई इसीलिए एक ऑप्शन दिया रहता है स्पीड का, अपने अकॉर्डिंग उसे मेंटेन कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर जीवन में ऐसे शिकायत करोगे कि सारी लाइटें जब ग्रीन हो जाएंगी मैं तभी घर से निकलूंगा, तो आप कभी नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो कुछ चीजें हमें खुद करनी पड़ती है। मेरे पास कमेंट आता है, ए गुरुजी हमारे आलू खुद रहे हैं, तो क्या अपनी क्लास का टाइम चेंज कर दो? भाई ये बात तार्किक है? कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं है ना। फिर भी है कि मुझे मम्मी के साथ बाजार जाना है, क्लास जल्दी छोड़ दो और तुम्हारे चक्कर में इन बाकी सबों को सत्यानाश करना है। ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। अभी अभी एक बहन जी कह रही थी कि सर क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैंने किताब ले लिया, मैं क्लासेस लेना बंद कर दूं? बहुत बढ़िया। अगर ऐसे सिलेक्शन हो जाते तो हर बच्चा किताबें ले लेके ही रख लेता है। क्लास इज मैंडेटरी। किताब से आप जो मैंने पढ़ाया है उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, उस बुक को और जानकारी के लिए पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, लेकिन क्लास तो लेना ही लेना है ना। बिना क्लास के कैसे काम चलेगा भाई? उसमें लिखा हुआ है, वो उदाहरण थोड़ी ना देगी। अब बताओ, क्लास आपकी बुक में सिंपलेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स दिया है, लेकिन क्या जो तरीका मैंने आपको याद करने का बताया वो तरीका किताब तुम्हें बताएगी? नहीं बताएगी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाएं। डार्क वेब क्या होता है भैया? वहां भी चलूंगा, जहां तुम जाना चाह रहे हो वहां भी चलूंगा। ठीक है, ज्यादा डार्क वेब के चक्कर मत पड़ो, जीवन वैसे ही डार्क है तुम्हारा। ठीक है, फ्यूचर डार्क हो जाएगा। आगे सभी चीजें पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। जब चैप्टर खत्म हो जाए तब आप मुझसे कहना कि सर आपने ये चीजें नहीं पढ़ाई हैं, बट जब तक चल रही हैं तो पेशेंस रखो, है ना। पेशेंस का होना जीवन में बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं रखोगे गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी रील्स देखी होंगी कि क्या होता है कि वो रेलवे का फाटक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल जबरदस्ती ऐसे गर्दन नीचे करके आगे ले जाके खड़ी कर ली है, और अचानक से ट्रेन आई और लपेट में लेगी मोटरसाइकिल। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं था, है ना। तो पेशेंस भाई, बस रुकती नहीं है, उससे पहले ही लटक जाएंगे आगे उतरने के लिए, है। और फिर उतरने की कोशिश करेंगे, फिर मुंह फाड़ के गिरेंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है। तो जीवन में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। बिना पेशेंस के क्या होगी? गड़बड़ होगी। तो जो चीज अभी पढ़ाऊंगा आगे, उसे अभी से क्यों पूछ रहे हो? पेशेंस रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूआरएल के बारे में। और इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, ना जाने किसके पेपर में ये गुड लक बन करके आ जाएगा सवाल कि बताओ यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम कहेंगे यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब बात आती है कि यूआरएल आखिरकार होता क्या है। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जैसे आप फोन सर्च कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो? आप मान लो कोई फोन सर्च कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी और चीज सर्च कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? पहले कुछ खोलते हो, फिर किसी और लिंक पे क्लिक करोगे, ये वाला समझ में नहीं आया, किसी और पर क्लिक करोगे, बहुत सारी अलग अलग जगह पे। इसके बाद हम देखेंगे, है ना, इसके बाद हम देखेंगे कि मान लो हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, इन द सेंस हम उस जगह पर पहुंच गए, उस फोन पर पहुंच गए जो हम देखना चाह रहे थे। ठीक है, तो हमने फिर आपने क्या करा? वहां से शेयर कर दी उसकी लिंक और किसी अपने दोस्त को भेज दी, है ना। आपने वो लिंक शेयर करके अपने किसी दोस्त को भेज दी। अब जब वो लिंक आपने अपने दोस्त को भेजी और उस दोस्त ने उस लिंक पर जब क्लिक किया, तो क्या होगा? है, तो भैया ये होगा कि वो व्यक्ति उसी पेज पर पहुंचेगा जो आपने अंत में खोला हुआ था।
बट आप तो वहां पर एंड में नहीं पहुंचे थे, आपने तो बहुत सारे क्लिक किए थे, वो वहां पर क्यों पहुंचा? क्योंकि भाई इंटरनेट पर प्रत्येक पेज का अपना खुद का एक एड्रेस होता है, जिसे हम URL कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ठीक है भैया जी, हम सभी अपनी आंखों को कैसे सेव रखें प्लीज बताइए। 8 घंटे पढ़ते हैं, देखो जो बच्चे 8 घंटे या उससे ज्यादा पढ़ते हैं, आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, तो पहले तो कोशिश ये किया करो कि जैसे आप मान लो 1 डेढ़ घंटे पढ़ लिए, ठीक है, तो 1.5 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेक लिया करो। अब आज के जो ऐसा घोर कलयुग आ गया है कि इसमें चिंता वाली बात यह है कि बच्चा जब ब्रेक लेने के लिए पता है क्या करता है। जैसे ये ब्रेक इसलिए बताया जाता है कि अगर कोई 50 मिनट पढ़ लिया तो 5 मिनट का ब्रेक ले ले, और वो ब्रेक ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इंस्टाग्राम चलाने लगे। वो ब्रेक होना चाहिए, आंखें बंद कर लो, थोड़ा सा इधर उधर घूम आओ, थोड़ा सा, है ना, जो आप एक ध्यान लगा करके बुक को देख रहे थे वो ध्यान थोड़ा हटे आपका। लेकिन नहीं, वो ब्रेक के तौर पे क्या करेगा, वो ब्रेक के तौर पे इंस्टाग्राम खोल लेगा, और वो इंस्टाग्राम उसका 5 मिनट की जगह कब 50 मिनट खा जाएगा उसे पता ही नहीं लगेगी। अब आंखों को बचाने के लिए तो ब्रेक लेना था, फोन नहीं चलाना था, और उन्होंने क्या करा कि ब्रेक में भी भैया फोन ही चलाया, तो फिर फायदा ही क्यों हुआ? कहां से तुम्हारी आंखों को आराम मिला, कहां से तुम्हें रेस्ट मिला, कहां से तुम्हारे दिमाग को रेस्ट मिला? तो हर 50 मिनट या 1 घंटे के बाद क्या किया करो, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया करो, और वो ब्रेक वहां से उठ जाओ, फोन मत चलाओ, वहां से उठ जाओ, थोड़ा इधर उधर मम्मी से बातचीत करके आओ, हाँ मम्मी क्या बनाया, लाओ खिला दो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर आप देखोगे उसके बाद। या फिर और एक ये ट्रिक होती है कि आप 30 मिनट बाद या 50 मिनट बाद अपनी आंखों को 20 सेकंड के लिए बंद करो, 20 सेकंड के लिए, ठीक है, और 20 सेकंड तक बंद रखोगे और फिर इसे खोलो। और ये काम आप हर 15-20 मिनट बाद भी कर सकते हो, 20 सेकंड तो बहुत कम होते हैं, तो हर 15-20 मिनट बाद जब आप अपनी आंखों को बंद कैसे करके रखोगे थोड़ी देर, तो इससे क्या है कि आंखों को रेस्ट मिलता है, ठीक है, और फिर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, तो इससे। और दूसरा, आप अपना चश्मा अगर आप पढ़ते हो तो भले ही आपकी नजर कमजोर नहीं है, बट एक 500-600 रुपए का चश्मा अपना बनवा लो। अब आप कहोगे सर 500-600 के कहाँ बनना है, हमारे बनवा दो। तो भैया अगर तुम्हारे यहाँ थोड़े ज्यादा के बनने हो तो अपनी अपनी फैशन के हिसाब से देख लो। चश्मे तो भैया 5-5, 10-10 हजार के भी बनते हैं, बट मैंने नहीं बनवाया सस्ता सा। ऐसा ही कोई भी आप अपने लिए बनवा लो, और जब पढ़ो तो इसका यूज करो। ये 2-4 तरीके आप देखोगे तो आपका क्या होगा, आपकी आंखें सेफ रहेंगी, ठीक है। और ब्रेक के तौर पर इंस्टाग्राम नहीं चलाना होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अच्छा, लाइब्रेरी में मम्मी कहाँ से जाएंगे, ये बात भी सही है भैया, तो थोड़ा घूम आओ, थोड़ा बाहर देख आओ, है। चलो, सब कुछ जानते हो तुम, लेकिन हर चीज तुम्हें पता करनी है। 50 मिनट में ब्रेक लो, आंखें थोड़ी सी बंद रखो और फिर आगे बढ़ो। ओके, अब हम बात करते हैं यूआरएल। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है जी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, यानी कि किसी भी वेबसाइट का जो पता होता है वो यूआरएल बताता है। कौन बताता है? यूआरएल। यूआरएल रेफर्स टू द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। यह वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ये वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द एड्रेस ऑन द वेब पेज। www पर मौजूद जितने भी पेजेस हैं या जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उन सबका अपना एक यूआरएल होता है, एक वेब एड्रेस होता है, और इसी वेब एड्रेस को हम यूआरएल कहते हैं। यानी कि ऑल द वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ऑन www, दे ऑल हैव देयर ओन वेब एड्रेस विच इज कॉल्ड यूआरएल। तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वाली बात है ये आपकी, ठीक है। ठीक है जी, चलो, है ना, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जब हम यूआरएल की बात करते हैं तो किसी भी सुरक्षित वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो HTTPS से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? वो HTTPS से शुरू होता है आपका। और HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होती है। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये होती है हमारी HTTPS की फुल फॉर्म। तो किसी भी सुरक्षित वेबसाइट का जो यूआरएल है वो किससे शुरू होता है? तो हम कहेंगे किसी भी तो सुरक्षित वेबसाइट का जो यूआरएल है वो HTTPS से शुरू होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जब आप, जैसे मान लो ये वेबसाइट है, मैंने www.rozgarwithankit.com लिखा, एंटर बटन आप दबाओगे तो आपका जो
आपका जो वेब एड यूआरएल होता है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। इसकी शुरुआत में HTTPS लिखा आने लगता है। तो HTTPS जो लिखा है ये तो एक प्रोटोकॉल हो गई, इस प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे, है ना, इसके बाद हम देखेंगे रोजगार विद अंकित .com। तो ये डोमेन नेम हो गया, और इसके बाद जो लिखा रहता है ये पाथ रिसोर्स होता है। क्या होता है? बस। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टिम बर्नर्स ली ने क्या करा कि 1989 में इन्होंने www को बना दिया, है ना, उन्होंने www को बना दिया। किन्होंने? टिम बर्नर्स ली ने 1989 में। फिर बाद में उन्हें इस बात की चिंता हुई, बिल्कुल, है ना, उसके बाद क्या हुआ कि टिम बर्नर्स ली ने बनाया और उन्हें ये चिंता हुई कि मेरे बाद में इसकी देखभाल कौन करेगा। तो सन 1994 में टिम बर्नर्स ली ने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा WWWC, एक समुदाय बनाया, इंटरनेशनल समुदाय बनाया जिसका नाम रखा WWWC। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए WWWC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होती है ना। क्या होती है मेरे भाई? तो आप कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होती है। ठीक है जी। तो टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय WWWC बनाया जिसके निदेशक भी टिम बर्नर्स-ली ही बने थे उस टाइम पर। WWW को कंट्रोल करने के लिए जो एक समुदाय बनाया गया, एक संस्था बनाई गई, उसका नाम क्या था? उसका नाम था WWWC। WWWC की फुल फॉर्म होती है हमारी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और इस WWWC को हम W3C या 3WC भी कह सकते हैं। और एक और ऐसे ही नाम आता है WWWW, यानी कि इसे हम 4W या W4 भी कह सकते हैं। और इसकी हमारी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। इसकी हमारी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे ही कह रहे हैं कि सर तुम्हें ही लोगों में गलती है, तुम ही लोग क्लास जल्दी नहीं छोड़ते, हम कहाँ से 10 मिनट का ब्रेक ले लें। तो बात तो सही है भैया तुम्हारी, है ना, लेकिन हमारी मजबूरी है सभी टीचर्स की कि आपको क्लासेस तो पढ़ानी ही है। अब इसका एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपनी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने अनुसार देखो, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाओ। जो सब्जेक्ट आपको सुबह पढ़ना है उसे सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ना शाम को पढ़ो, एक जगह बंद करके मत पढ़ो। अब कुछ के साथ समस्या ये होती है कि लाइव ना देख पाए तो रिकॉर्डेड देख ही नहीं पाते, तो वो तो लाइव देखो, अन्यथा आप अपने अकॉर्डिंग जब मन करे ब्रेक लो, जब मन करे पढ़ो, खूब बढ़िया तरीके से तैयारी करो। ठीक है जी। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। अगर कोई सवाल अवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम कल की क्लास में इंटरनेट के नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है जी। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे भाई। भैया कह रहा है कि मैं सरसों कटवा देता हूँ ब्रेक में, वेरी गुड, है ना। तो जो लोग ब्रेक में भी अपने घर का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, है ना, वेरी गुड। आगे बढ़े। ठीक है, रिकॉर्डेड देखते हैं तो रह जाती है, कोई बात नहीं भाई। जब तुम्हें सिलेक्शन की ललक रहेगी ना तो कुछ भी नहीं रहेगा। जब भूख लगती है और खाने के टाइम पर खाना नहीं खा पाते तो बाद में तो खाते हो ना, ताजी ताजी नहीं खा पाते तो। वैसे ही जिस दिन तुम्हें खाने से ज्यादा चिंता अपने इसकी रहेगी ना, पढ़ाई की, उस दिन अपने आप नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।